नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। आज की खास बातचीत के साथ मैं हूं मलयनाथ मंडल। आज की बातचीत में हम जानेंगे मखाना क्लस्टर के बारे में। अगर कहीं स्वर्ग नाम का कोई स्थान है तो वो भी मिथिला जैसी संपदा के सामने बौना ही कहा जा सकता है। कहा यह जाता है कि माछ, पान और मखाना सिर्फ मिथिला की धरती पर ही मौजूद है, स्वर्ग में भी यह किसी को नसीब नहीं। तो आइए उस मखाना के प्रसंग में जानते हैं कि मिथिला में उसका क्या हाल है, सरकारें क्या कर रही हैं और मिथिला के लोग किस हद तक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कहाँ है दिक्कत, कहाँ इस अंतरराष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादन स्थल होते हुए भी हम क्यों पिछड़ रहे हैं। हमारे बीच आज खास बातचीत के लिए विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील कुमार झा, जो खुद एक IIT खड़गपुर पास आउट हैं, जदयू के सम्मानित नेता हैं, समाजसेवी हैं, पिछले कुछ महीनों से मखाना उद्योग को लेकर काफी अनुसंधान करते आए हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं जो खुद बड़े किसान भी हैं, मधुबनी कृषि टास्क फोर्स के सम्मानित सदस्य भी हैं, श्री कपिल देव झा और मुरारी बाबू। हमारे तीसरे विशेषज्ञ हैं, किसान हैं, सम्मानित हैं, हमारे क्षेत्र में किसानों को लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं, किसान श्री से सम्मानित हैं, श्री बेनाम। मखाना की जब हम बात करते हैं और मधुबनी की जब हम बात करते हैं तो श्री कपिल देव झा, मुरारी बाबू का नाम सबसे आगे हमको लेना मजबूरी है। कपिल देव झा जी, आपसे यह पूछना चाहूंगा कि मखाना उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो मखाना क्लस्टर की बात कर रहे हैं, उसमें मधुबनी के किसानों का कितना योगदान। लगभग 4-5 साल से जब नौकरी छोड़ करके तो मैं आ गया था 2000 ईस्वी में, और उसके बाद जब 2000 ईस्वी से पहले तो दूसरे खेती करने लगा, और उसके बाद मखाना की खेती लगभग 5-6 एकड़ से मैंने शुरू किया लगभग 5 साल पहले। उसी क्रम में एक दिन मैं दरभंगा मखाना राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की ओर मेरी नज़र गई, तो हमें हुआ कि वहाँ पर जाकर के पता करें कि कोई नई अनुसंधान हुई है या नहीं। और वहाँ जब गया तो वहाँ पर कोई नहीं मिला, 1-2 स्टाफ मिले, वो बोले कि यहाँ पर तो कुछ होता नहीं है। मुझे बड़ी अजूबा लगी, और उसके बाद हमने उस पर पता किया कि उसमें क्या है। इसी संबंध में जब हमने अपने जिला अधिकारी से भी बात किया, और उन्होंने कहा कि कृषि टास्क फोर्स हम वहीं पर रखेंगे, और वहाँ पर उसके बाद हमें पता चला कि मधुबनी दरभंगा से ज़्यादा तो खेती पूर्णिया में हो रही है। फिर हम पूर्णिया गए, और पूर्णिया में जाकर करके मैंने देखा कि वहाँ पर मिथिला में वेस्टलैंड पड़ा हुआ है, भरमार है, लेकिन वहाँ पर जहाँ खेती होती है, चूँकि वहाँ पर पूर्वी कोसी नहर की सुविधा है, उसके कारण लगभग 700-800 बीघे जमीन में वहाँ पर खेत में खेती होती है मखाना की। हम लोगों के यहाँ तालाब में होती है। उसके बाद वहाँ पर हम जाकर के फिर 14-15 किसानों के साथ भी एक विजिट किया, और वो जाकर करके जब देखा कि यहाँ पर 2 से 2.5 फीट की पानी में अगर हो सकता है, तो हमें हुआ कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। इसके लिए फिर हमने एक पत्र बना करके प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और कृषि अनुसंधान केंद्र के जो डायरेक्टर थे, पूर्वी जोन के डायरेक्टर थे, और हमारे जितने सांसद थे, सारे जितने विधायक जिला के हैं, सबको मैंने पत्र लिख कर करके पूरी कब कृषि अनुसंधान केंद्र कब खुला, क्यों ये उठ कर के दरभंगा, पटना पूर्वी जोन में ICR पूर्वी जोन में चला गया, क्यों काम नहीं हो रहा है, सारी की जानकारी दी। कुछ लोगों ने उसको अच्छा बताया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद हमने हमारे सांसद अशोक यादव जी से बात की, दरभंगा झंझारपुर के सांसद से बात किया,
फिर दरभंगा के सांसद महोदय श्री गोपाल जी ठाकुर जी से बात किया, सबने सुनी बात, लेकिन एक्चुअल में एक्शन में आए गोपाल जी ठाकुर और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो आपने हमारी विषय को हमें दिया है और मैं इसको उठाऊंगा। और आपने देखा होगा कि संसद में उन्होंने उसको बहुत ढंग से उठाया, और जब उठाया, और इससे पहले भी मैं कई फोरम पर उठाता ही रहा हूँ, लेकिन हम तो एक किसान हैं, किसान की बात कौन सुनेगा। लेकिन जब संसद ने कुछ बात कही उसको गंभीरता से सभी ने लिया। उसके बाद उसका इफेक्ट हुआ कि आज आपके पास मखाना अनुसंधान केंद्र में 8 साइंटिस्ट की अपॉइंटमेंट हुई है, वहाँ पर कुछ तालाब बने हैं, और अब ये पूर्णिया से साइंटिस्ट का एक टीम आया है। फिर हुआ कि मधुबनी में तो हमारे पास खास करके झंझारपुर अनुमंडल में 2000 हेक्टेयर पानी से भरा हुआ चौर है, जिसमें कि हम खेती कर सकते हैं, और हम 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए बाहर जाते हैं। अगर इसका उपयोग अगर नवयुवक जो हैं वो इसको उपयोग करें तो ये हम कितना आगे बढ़ सकते हैं वो सोच नहीं सकते। कपिल देव बाबू को रोकते हैं, और सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर यह आया कि झंझारपुर और मधुबनी के सांसद को इन्होंने कहा, बहुत सारे विधायकों को भी इन्होंने कहा पत्र के माध्यम से, लेकिन इन सांसदों ने, हमारे झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी और मधुबनी के सांसद जो इनके भी सांसद हैं अशोक यादव जी ने इनके आवेदन का, इनके इतने महत्वपूर्ण आवेदन का, जिससे यहाँ के बहुत बड़ा इलाका, संपूर्ण मिथिला ही नहीं पूरे बिहार का की बात हम कर सकते हैं, और हम बृहद आगे बढ़े तो पूरे भारत का ये मामला है कि हम संपन्न हो सकते हैं एक मखाना उत्पादन को लेकर के। लाखों करोड़ों में रोजगार का उत्पादन हो सकता है। ऐसे मामलों में हमारे सांसद ने दिलचस्पी नहीं ली, तो कैसा लगा? हमारे सांसद अगर दिलचस्पी नहीं लेते हैं किसी मामला में तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम चूंकि किसान जो है वो तो अपनी बातें एक ढंग से उठाता है, और हमने जब क्या नहीं लगा, बुरा तो लगा, लेकिन हम थोड़ा पॉजिटिव निगेटिव सोच वाले लोग नहीं हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री तक बात गई तो उनका भी हो सकता है कि सहयोग है। अब हम लोगों को इस काम में लगना है कि इसकी झंझारपुर में जो वेस्ट लैंड है उसको कैसे बढ़ाया जाए, हम किसानों को कैसे जोड़ें, वहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो हमें कैसे सहयोग करेंगे, उस पर हमको काम करना है, और कार्य करके के अंतिम पड़ाव पर हमको ले जाना है, उस पर हम लोग काम करेंगे। पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी वगैरह वगैरह संपूर्ण मिथिला की हम बात करें तो यहाँ हजारों पोखरे हैं। कुछ तालाब अगर भरे भी गए होंगे तो तब भी हजारों पोखरे हैं। एनएच का निर्माण हुआ है तो नए नए पोखरों का निर्माण हुआ है। तो इतने बड़े संपदा में हम के रहते हुए मखाना जैसे उत्पादन जो हमारे यहाँ 90% से एवं का उत्पादन मिथिला में हो रहा है, 10% ही संभवतः मिथिला से बाहर होता होगा, तो वहाँ हम लोग काफी पीछे रह रहे हैं। तो हम बेनाम बाबू से जानेंगे, बेनाम प्रसाद जी से जानना चाहेंगे कि आखिर हम पीछे कहाँ हैं, क्यों हैं? पीछे इसीलिए हो गया है, इसमें से गवर्नमेंट का अभी तक इसमें कोई सहयोग नहीं मिला, न इसको ध्यान दिया। तो लाचारी में किसान को ही छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे जो तालाब जितना था उसमें मछली होने लगा, खाना कम हो गया, और वेस्टेड लाइन जो है सो इतना ऊपर आ रह गया सालों के साथ, और सैकड़ा में नहीं हजारों एकड़ में लगभग हर चौर में ही पड़ा हुआ है। यहाँ 2 महीना छोड़ करके बाकी अभी 10 महीना उसमें जल जमाव बना ही रहता है उसके साथ। और न खरीफ में धान होता है, न रबी में गेहूँ या दलहन होता है, न गर्मा में उसमें मूंग हो रहा है। उसका मालगुजारी किसानों को घर से देना पड़ रहा है। वो ज़मीन बेच करके या किसी से पैसा कर्ज ले करके उसका मालगुजारी चुका रहा है या मालगुजारी नहीं कर रहा है। स्थिति तो यही है, उसमें ध्यान दिया जाए
और फिर खेत नुमा में जो ये बड़ा वाला जो जमीन है, चौर जो है जल जमा वाला, उसमें मखान किया जाए तो मखान का उत्पादन तालाब से ठीक 1.5 गुना। हम उस मुद्दे पर आएंगे। हमारे सम्मानित किसान बेनाम बाबू जी, मुद्दा सबसे पहले यहाँ यह आया कि सरकार का ध्यान इस पर नहीं रहा है, और जबकि बिहार सरकार खास करके रोजगार के चलते यहाँ लाखों करोड़ों युवा पलायन कर रहे हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जो किसी हुनर के काबिल नहीं है, वो बाहर भाग रहे हैं। उस परिस्थिति में मखान जो हमारा अपना उत्पादन है, उस मामले में सरकार क्यों पीछे रह रही है? आखिर मिथिला के साथ ये सौतेला व्यवहार तो नहीं? व्यवहार नहीं, समझदारी के चलते जो ये इतना बढ़िया हो सकता है इसमें, इस क्षेत्र में ये जो बड़ा हुआ जो जमीन है, वो सालों से बड़ा हुआ जमीन है, जिसको हम मतलब अभी तक अनुपयुक्त जमीन हो गया है, तो एक प्राकृतिक मतलब धरोहर जो जमीन है जिसमें उत्पादक क्षमता बहुत ज़्यादा है, उस पर ध्यान नहीं गया, इसीलिए उपेक्षित बना है। उस पर ध्यान दिया जाए, मखाना उसमें उत्पादन किया जाए तो आप अच्छा ही बात कहें, बहुत से उसमें आदमी को हम लोग रोजगार दे सकते हैं, और फिर मखाना उत्पादन होने के बाद में हमको फॉरेन करेंसी भी प्राप्त हो सकता है, हम संपन्न हो सकते हैं, हम गरीब स्टेट नहीं रह जाएंगे अगर सिर्फ मखाना को फोकस करके काम किया जाए तो। अब अभी हम कपिल देव बाबू हैं हमारे सामने में, पूर्णिया को इन्होंने विजिट किया है। हमारे बेनाम बाबू आज से 8 साल पहले खेत में मखान का उत्पादन कर चुके हैं। इनके साथ कुछ दिक्कतें आई, उस समय में बिजली की समस्या थी, पानी लगातार उसमें 2.5 फीट या 3 फीट मेंटेन करना रहता है, वो थोड़ा कॉस्ट ज्यादा हो रहा था, तो बीच में ये रुक गए। तो हमारे मुरारी बाबू आप बताएं कि पूर्णिया मॉडल की जो बात चल रही है वो क्या? जब पूर्णिया की ये प्लस पॉइंट है कि वहाँ पर पूर्वी कोसी नहर योजना काफी पहले आ गई, इसलिए पानी की उपलब्धता है। हमारे यहाँ तो पानी है ही, लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा करने के लिए 1972 ईस्वी में पश्चिमी कोसी नहर शुरू हुआ, जो आज तक तैयार नहीं हो पाया है। और अगर ये हम जानते हैं कि फंड्स की अगर क्राइसिस है सरकार के पास, तो ये जल जीवन हरियाली का जो फंड्स का जो है वो क्यों नहीं लगाती है? अगर मान लिया कि 50 नहर है, 50 नहर एक बार में नहीं कर सकते हैं, तो क्या 1-2 नहर को पहले तैयार कर ले, फिर 2 को कर ले? ऐसा करके तो हम लोग कर सकते हैं, और ऐसा कर करके सफल भी हो सकते हैं, और किसान की समस्या भी खत्म हो सकती है। तो जब तक पश्चिमी कोसी नहर अगर हमें चालू हो जाएगी तो अनाज के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। मखाना के लिए तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ हो सकता है, क्योंकि पानी तो ज़्यादा वाटर लॉगिंग एरिया मेरे पास है ही। अब थोड़ा बहुत अगर चाहिए तो हमें कोसी नहर से मिल जाएगा, और पानी का हम संचय भी कर सकते हैं। इसके लिए इस पर सरकार को काम करना चाहिए। ऐसा पश्चिमी कोसी नहर जो योजना है, जो अभी तक विफल रही है हमारे यहाँ, और संजोग है कि झंझारपुर के हमारे नेता जल संसाधन विभाग में मंत्री हैं, और उनका प्रयास चल रहा है, जैसे कि हम अखबार में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि पश्चिमी कोसी नहर के लिए वो चिंतित है, सोच रहे हैं। तो एक लंबे अरसे के बाद कोसी नहर के लिए सोचने वाला व्यक्ति हमारे सामने हमें आया है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि झंझारपुर से जो हमारे नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो अभी मंत्री हैं, तो वो कर पाएंगे? कितना संकट है इस क्षेत्र? क्योंकि ये पहली बार हम देखें कि कम से कम पहले तो चर्चा भी नहीं होती थी, कम से कम चर्चा हो रही है। और हम संजय झा जी को कई बार पत्र के माध्यम से भी इस बारे में उनको बताते रहे हैं, और उन्होंने संज्ञान लिया भी है कई मुद्दों पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पर जरूर काम होगा, और अगर ये हुआ तो किसान के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। कि सरकार अभी तक गंभीर नहीं रही है पश्चिमी कोसी नहर योजना को लेके। हम लोग काफी चिंतित रहे हैं, हमारे यहाँ फसल का काफी नुकसान होता रहा है, सूखा का समस्या होता रहा है,
लगातार 5-5, 7-7 वर्ष तक हम लोग सूखा संकट को झेलते रहे। तो पश्चिमी कोसी नहर योजना अगर सफल हो जाती है आगे चल के भी, तो हम फसल तो उत्पादन कर ही लेंगे, मखाना उत्पादन में भी हम लोग अग्रणी हो जाएंगे किसी और जिला के बनिस्बत पर। तो हम अभी चर्चा हो रही थी कि वो खेत में भी हम मखाना का उत्पादन कर सकते हैं, और पोखर के अपेक्षा खेत में उत्पादन ज्यादा अच्छा है और अधिक संख्या में हम उत्पादन करते हैं, सहूलियत भी उसमें है उसको निकालने में, मखाना को निकालने में। तो आज से 8 साल पहले हमारे यहाँ झंझारपुर में बेनाम बाबू जो विशेषज्ञ हैं कृषि के, ने 5 कट्ठा में प्रयास किया था। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने प्रयास तो किया, फिर कहाँ रुक गए, कहाँ से बाधा आई? बाधा आई, मैं बहुत छोटा एरिया में उसका ट्रायल लिए हुए हैं, मात्र 5 कट्ठा में आप बोली दिए हैं। तो हुआ कि जो उसमें मखाना में हमने कहा तो वो चौड़ क्षेत्र है ही, पानी लगा ही रहता, फिर भी उसमें 1.5-2 महीना पानी देना पड़ता ऊपर से शुरू बीच में, फिर बरसात शुरू हो जाता तो पानी की जरूरत नहीं रहता है। तो उसी पानी देने के लिए उस टाइम में बिजली की सुविधा नहीं थी, और इसलिए हमें पंपिंग सेट से उसको पटाना पड़ा, जिसमें डीजल का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। डीजल खर्चा ज़्यादा होने से हमको इसमें नफा इतना नहीं हो सका, इसीलिए वहीं पर जाकर के हमारा ये रुक गया। नहीं तो यदि पानी का सुविधा हो जाए बिजली के मार्फत से या सोलर पंप के मार्फत से यदि हो जाए, तब तो फिर इसमें कहने का मतलब है कि अभी जो जिस तरीके से सरकार बिजली में सुविधाएं उत्पन्न कर रही है, किसानों को सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध करवा रही है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में खेत में मखाना उत्पादन ज्यादा आसान है 8 साल पहले की अपेक्षा। अगर आज के समय में आप खेत में मखाना उत्पादन करते रहते, तो इसमें लगातार आप वृद्धि करते रहते और आप सफल हुए रहते। तो ये हमारे बेनाम बाबू हैं, और आगे हम बढ़ते हैं, चूंकि मखाना हम लोगों का महत्वपूर्ण उत्पादन है और इस पर बातें लगातार लटकने के बाद भी, जबकि मखाना हम लोगों का शान है, मान है मिथिला के लिए। आदौ काल से, बहुत प्राचीन काल से यह एक उत्पादन रहा है मिथिला का, लेकिन हम लोग अभी तक अटके हुए हैं। लेकिन अभी ऐसा संजोग है कि कपिलदेव बाबू के प्रयास से यह मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचा है, और यह अब मखाना क्लस्टर के रूप में प्रयास शुरू हुआ है प्रधानमंत्री जी के स्तर से, माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रयास। हम लोग चाहेंगे कि यह सफलता की दिशा में बढ़े और इसमें मिथिला के लोगों का भी प्रयास हो, सब मिलके हम लोग हाथ बटावें। तो आगे हम मखाना उत्पादन को लेकर के हम लोग गंभीर हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ ही, उनके योजना के साथ ही। तो मखाना क्लस्टर क्या है, कैसे हम इस दिशा में काम करेंगे? हमारे साथ झंझारपुर को करीब से देख रहे पिछले कुछ वर्षों से। आप झंझारपुर के वासी हैं, खड़गपुर से बीटेक हैं और जदयू के सम्मानित नेता हैं, समाजसेवी हैं। आपने पिछले 3-4 माह से, जब से प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान हुआ है, तब से मखाना उत्पादन को लेकर के लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। क्या है प्रधानमंत्री जी का वो मखाना क्लस्टर? क्लस्टर को यदि आप हिंदी में बताएंगे तो समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। और कहावत है, यदि आप कोई काम अकेले कर रहे हो तो आप अकेले हो, और समूह में क्या है, ताकत तो समूह में मिलती है। अभी जो छुट-फुट किसान खेती कर रहे हैं, बहुत सारे गांव में पाएंगे जो 4, 5, 10 किसान छुट-फुट रूप से खेती कर रहे हैं। तो क्यों ना एक क्लस्टर, मान लीजिए एक स्मॉल यूनिट हम एक गाँव बना सकते हैं, एक पंचायत को एक स्मॉल यूनिट बना के जो भी उससे जुड़े किसान हैं उसको हम एक अम्ब्रेला मिला। और सरकार की योजना है, इनको यदि आपको मॉनेटरी हेल्प की भी जरूरत है तो आप इंडिविजुअल किसान को नहीं दिया जाएगा। तो सरकार के तरफ से ये जोर है, जो आप ग्रुप बनाओ, आप क्लस्टर बनाओ। आपको यदि सुविधा चाहिए, आपको यदि फंडिंग की जरूरत है तो सरकार इस पे विचार करेगी, क्लस्टर के माध्यम से ही इस पे विचार होगा।
इसीलिए आप देखिए इससे फायदे होंगे। जो जैसे अभी आपने सुना होगा, जो मखाना उत्पादन जो है अभी भी, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, हम वेद पुराण से सुन रहे हैं जो मिथिला किस लिए प्रसिद्ध है, पान, माछ और मखान, यानी इतनी पुरानी परंपरा, और अभी तक हम लोग मखाना का जो उत्पादन है वो बाबा आदम के जमाने से जो चल रहा है वही कंटिन्यू। जैसे कपिल देव बाबू ने बताया, जो आप बहारते हैं तो आपको पानी में डुबकी लगानी पड़ती है। तो इससे क्या हो रहा है, जो मखाना प्रोडक्शन में एक जाति विशेष के लोग ही आ पा रहे। तो यदि जाति विशेष के लोग आ पा रहे, उस जाति विशेष में भी क्या हो रहा है, जो नए युवक जो हैं वो इसमें नहीं जाना चाहते। क्यों? इसमें परिश्रम ज्यादा लगता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग इसके प्रति क्या हो रहे हैं, असंतोष की भावना युवाओं में आ रही है, और इस कृषि मतलब मखाने की कृषि से हम पीछे हटते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जो मैं बात कर रहा था, जो आज तक कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं बनाया गया जिससे ये बुहारने की प्रक्रिया आसान हो जाए, गुर्री फोड़ने की प्रक्रिया आसान हो जाए। जैसे मुरारी बाबू ने कहा था, गुर्री फोड़ने के लिए सीफेट लुधियाना में है डॉक्टर एस.एन. झा, उन्होंने काफी शोध किया है, उन्होंने मशीन भी बनाया है, लेकिन क्या किसी कारणवश इसका जो पॉपुलर होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसका क्या कारण है वो तो बात की विषय वस्तु है, लेकिन अभी यही है, जो मास स्केल पे जो उसको यूज करे ऐसा अभी नहीं हुआ है। तो मखाना क्लस्टर के माध्यम से जो अभी तक लागत ज्यादा होता था और आमदनी कम होता था, उस पर लाभ पहुंचेगा किसानों को कि नहीं? जरूर पहुंचेगा। देखिए, कृषि में भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रही है हमारे इलाके में भी, जो इक्विपमेंट बैंक, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक। हम बड़े मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे किसान हैं, किसान की लैंड होल्डिंग आप देखेंगे 5 कट्ठा से 10 कट्ठा, बीघे का प्लॉट रेयरली आपको कहीं कहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो किसान खेती कर रहा है, मान लीजिए 1.5-2 बीघे की खेती कर रहा है, तो बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट खुद नहीं रख सकता है। लेकिन आप सोचिए, एक पंचायत के सारे किसान मिलकर क्लस्टर बना लेते हैं, तो आप तो कोई भी मशीनरी वहां रख सकते हैं। एक और सरकार की तरफ से भी योजना आ रही है जो मशीनरी बैंक बनाने की। तो यदि आपका पंचायत में क्लस्टर है तो प्राथमिकता सरकार को वहीं मिलेगी। तो इसी तरह किसान, यदि आप मखाने की बात करेंगे, यदि किसान क्लस्टर बनाते हैं, यदि फोड़ने की मशीन आपको एक सिंगल किसान के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है, लेकिन एक यदि क्लस्टर है तो एक मशीन अफोर्ड किया जा सकता है। क्यों सर, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे तो क्लस्टर फॉर्म हमेशा, और हम तो जानते ही हैं जो शक्ति है किस में, यदि आप हम संगठित हैं तो शक्ति है। तो यही जो पुराना कॉन्सेप्ट है, जो संगठन नहीं शक्ति है, तो ये क्लस्टर कुछ नहीं हुआ, ये किसानों का संगठन हुआ जो एक छत के नीचे आई। बिल्कुल, उत्पादन बढ़ाने की दिशा में जहां हम 1 क्विंटल का उत्पादन कर लेते हैं, वो उत्पादन 2 क्विंटल पड़ जाए या 1.5 क्विंटल पड़ जाए, लागत उसको निकालने में जो लागत है वो लागत कम हो, और बाजार में जो वो एक ब्रोकर वाला का मामला है, किसान को जो मिल रहा है उसके मेहनत का जो फल मिल रहा है वो फल ज्यादा से ज्यादा मिले, ब्रोकर को कम मिले। अभी तक जो देखा गया है, ब्रोकर ज्यादा कमा रहा है और किसान कमजोर हो रहा है मेहनत के बनिस्बत। तो उसमें लाभ होना चाहिए ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सके और ज्यादा से ज्यादा उत्साहित हो सके। उसी के उत्साह के बदौलत मखाना उद्योग ज्यादा फलेगा। तो हमको लगता है कि आप लोग जैसे बता रहे हैं कि क्लस्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री का जो आह्वान है और कपिल देव बाबू का जो प्रयास है, निश्चित रूप से बढ़िया रिजल्ट लेके आएगा। यहाँ के किसान ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। एक मामला आया कि वो पोखरा खेत में हम मखाना उत्पादन कर सकते हैं, उस पर हमारी बात हुई है। यहाँ जो झंझारपुर या विभिन्न इलाके में जल जमाव का जो इलाका है, उस पर जो योजनाएं बन रही हैं वो क्या है, वहां से कैसे हम लोग मखाना ले सकते हैं?
देखिए, ये हम क्लस्टर की बात कर रहे हैं। जो भी वेटलैंड है, तो वेटलैंड आज की तारीख में किसानों के लिए अभिशाप है, क्योंकि सालों भर खेत जलमग्न रहती है, किसी तरह की खेती नहीं हो रही है। तो इस अभिशाप को वरदान में कैसे बदला जाए? तो इनिशिएटिव, जैसे आपने कहा, मुरारी बाबू ने इनिशिएटिव लिया, साथ ही साइंटिस्ट हैं आपके भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया में डॉक्टर अनिल कुमार, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं जो इस वेटलैंड को कैसे क्लस्टर के रूप में फॉर्मेशन करके इसको मखाने की खेती के लिए उपयोग में लाया जाए। तो यदि हम वेटलैंड को मखाने के खेती में यूज कर सकते हैं, तो जो किसानों के लिए वेटलैंड एक अभिशाप है, वो वरदान बन सकती है। जैसे आपने पूछा था बेनाम बाबू से, जो प्रॉब्लम क्या है, तो वेटलैंड में जो अभी प्रॉब्लम क्या दिख रही है, जो मालगुजारी भी जो किसान है या तो कर्जा लेके दे रहा है या मालगुजारी नहीं भर पा रहा है, कारण उसके खेत तो जलमग्न है, आमदनी हो नहीं रही। और जब हर एक जगह चर्चा है किसानों की आमदनी दोगुनी करनी, और ऐसी परिस्थिति में यदि आज झंझारपुर में 2000 एकड़ से ज्यादा जमीन वे जो वेटलैंड है वो अभिशप्त है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें? तो इसीलिए हम लोगों की, जैसे मुरारी बाबू उसमें है, और साथ में ही हम लोग 5-6 लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय हम डॉक्टर अनिल कुमार को देंगे, जो उन्होंने सबको प्रोत्साहित करके एक जगह लाया। और हमारी कोशिश है जो एक FPO फॉर्म किया जाए। FPO यदि आपको नहीं पता हो तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होती है, FPO। और सरकार FPO फॉर्म करके यदि आप खेती कर रहे हो तो आपको काफी सहूलियत दे रही है, या तो अनुदान के रूप में या सहयोग के रूप में काफी सहूलियत मिल रही है। तो झंझारपुर में अभी हम लोग एक्सपेरिमेंटल के तौर पे झंझारपुर परतापुर में करीब 500,000 एकड़ जमीन है जो जलमग्न है, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटली 80 एकड़ जमीन को यह क्लस्टर फॉर्म करके FPO के माध्यम से किसान से जमीन हम लीज पे लेंगे, ये FPO लीज पे लेंगी, और जो अभी किसान की आमदनी शून्य है उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस विषय में एक राउंड हम लोगों ने किसान से हमारी मीटिंग हो चुकी है, और काफी किसान उत्साहित हैं, क्योंकि जहां से आमदनी का जरिया नहीं था उन्हें एक आशा की किरण दिख रही है। यदि ये क्लस्टर बन जाए, FPO यदि फॉर्म हो जाए, तो शायद उनकी आमदनी शुरू हो सकती है। तो अभी हम लोगों का उसी पे काम चल रहा है, और कोशिश है हमारी मुरारी बाबू और हमारी टीम में जो भी है, हम अपने स्तर पे सभी कोशिश कर रहे हैं जो जल्द से जल्द ये 80 एकड़ की जमीन हम लीज पे FPO के अंदर ले लें। FPO फॉर्मेशन का भी प्रोसेस हमारा अंडर में है, बहुत जल्दी वो भी बन जाएगी। किसानों से बातचीत का भी सिलसिला है, और सबसे अच्छी बात ये है, यदि आज हम इस 80 एकड़, जैसे मुरारी बाबू बता रहे थे, जो अपने इधर जो प्रोडक्शन मखाना की जो तालाब में हो रही है, कितना पता है 1 क्विंटल से, वो अभी जो मखाना का जो तालाब में होता है, क्योंकि वहाँ पर 5 से 6 फीट पानी रहता है, तो उसको निकलने में ही सारी ताकत खत्म हो जाती है। तो 3 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ ही मैक्सिमम प्रोडक्शन निकल पाता है, जबकि पूर्णिया में जो खेती हो रही है उसमें 12 क्विंटल तक प्रोडक्शन हो गया है। तो 8 क्विंटल ज्यादा ऊपर, जी 3 गुना हो गया, मतलब 16,000 रुपए का 1 क्विंटल है। तो 16 अट्ठे, आप सोच लीजिए कि 1 एकड़ में इतना का लॉस हो रहा है, करीब 1.25 लाख रुपए का लॉस चला जाता। जी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे बिजली का सुविधा अभी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और क्लस्टर के माध्यम से ये अगर लाभ किसान लेना चाहे तो खेतों में 2-2.5 फीट पानी रख के उसका इंतजाम करके, और पानी लगातार उसमें उपलब्ध हो रहे, इतना मेंटेन करके अगर चले तो एक बढ़िया सा व्यवसाय किया जा सकता है, उद्योग खड़ा किया जा सकता है। देखिए, बीच में मैं टोकना चाहूँगा, हमारी कोशिश अभी ये है, जो रिस्क फैक्टर है किसान का हम 0 कर देना चाहते हैं। जैसे पूरे झंझारपुर में 2000 एकड़ करीब वेटलैंड हैं,
और ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। यदि इस 80 एकड़ में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होती है तो किसान का कहीं भी लागत नहीं है, एफपीओ सारा पूरा कर रही है, नुकसान जो भी है वो एफपीओ पूरा कर रहा है और एक निश्चित आमदनी सारे किसानों को मिल जा रही है। ये 5 साल 10 साल के बाद यदि किसान कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जो खुद करेंगे तो फिर ठीक है, वो अपना खेत को अलग होकर कर सकते हैं। और हमारी जो कोशिश है जो कम से कम ये 2000 अगले 5 साल में यदि ये प्रतापपुर का एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल है तो झंझारपुर के ये 2000 एकड़ जमीन में अगले 5 साल में हमारी कोशिश रहेगी जो हमारे एफपीओ के थ्रू इसमें पैदावार चालू की। बिल्कुल। इसके अलावा एक फायदा और होगा, अभी क्या हो रहा है कि अभी जो मखाना की खेती बिहार में जो हो रही है वो हम मखाना तैयार करके दूसरे राज्य को भेज देते हैं तो आपको जीएसटी नहीं मिलता। मतलब 12% का जितना टर्नओवर है उसका 12% का आपका नुकसान है। यदि हम यहाँ प्रोडक्शन करेंगे और यहाँ से अगर हम इसको पैकिंग करके अगर भेजेंगे दूसरे स्टेट में तो 12% रेवेन्यू कलेक्शन स्टेट का बढ़ेगा, वो एक बहुत बड़ी चीज होगी जैसा। बिल्कुल, तो बिहार का डेवलपमेंट होगा इस राजस्व के बदौलत। और बिहार सरकार अगर इस पर गंभीर होकर, जैसे प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ है, इस पर अगर बिहार सरकार गंभीरता से इस बात को लेती है तो बिहार सरकार का राजस्व में भी इजाफा होगा और विकास की दिशा में मिथिला का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, जैसे हम लोग अन्य मामलों में भी करते रहे हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि मिथिला के परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकारें शिथिल रही, मिथिला के विकास के प्रसंग में शिथिल रही। यहाँ का उद्योग धंधा चौपट कराया गया, यहाँ का खेती की स्थिति को दिन प्रतिदिन बदतर बनाई गई, मतलब हर तरीके से मिथिला को डैमेज करने का प्रयास किया गया। तो जैसे प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ है तो हमको लगता है कि बिहार सरकार भी इस मामले में गंभीर होगी और एक मात्र मखाना पर अगर पूरा मिथिला कंसस हो जाए, सरकार का प्रयास हो, वो अगर सपोर्ट में खराब होती है तो निश्चित रूप से मिथिला का कायाकल्प हो जाएगा, यहाँ के बेरोजगारों का कायाकल्प हो जाएगा और उस दिशा में हम लोग और ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। इसमें हम सारे अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ झंझारपुर में प्रोसेसिंग यूनिट भी है, तो विभिन्न क्षेत्रों से वो यूनिट शुरू होते ही समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इन सारे मुद्दों पर मखाना जो अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद है, मखाना किस तरीके से रोजगार उपलब्ध कराएगी, कैसे कैसे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार पर बात करेंगे हम लोग, किस तरीके से सरकार इस पर हम लोगों को मदद करे, कैसे हम लोग मिलके कंधे से कंधे मिला के काम को आगे बढ़ाएं, इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोग ले जा सकें झंझारपुर का मखाना। तो इस पर हम लोग विस्तृत आगे अगले पार्ट में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद करते हैं बेनाम बाबू का, धन्यवाद करते हैं हमारे कपिल देव बाबू का, जो जिनके प्रयास से मखाना क्लस्टर पर हम लोग आज बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से इस बात को लिया है। धन्यवाद करेंगे हमारे डॉक्टर सुनील झा जी का, जिन्होंने लगातार जहां से मखाना क्लस्टर पर बातें होनी शुरू हुई तो इन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा है, लगातार प्रयास किया है, किसानों से इन्होंने बात की है, विशेषज्ञों से इन्होंने बात की है। तो आज हम लोगों के साथ बैठ करके इस मुद्दा को शेयर किए हैं। आप लोगों को इस अधिक से अधिक प्रयास हम लोगों का रहा है कि आप लोगों को हर एक गुत्थी को उलझा हुआ गुत्थी को सुलझाया जा सके और आगे भी सुलझाने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम विदा चाहते हैं। धन्यवाद।